आज के वीडियो को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री कितने तरह की होती है मैं आपको बता दिया था। कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन और भौतिक रसायन, जैव रसायन। 5 तरह की हमने आपको रसायन विज्ञान की शाखाओं को बता दिया था। और कार्बनिक रसायन में हम आपको बता दिए थे कि कार्बनिक रसायन वह रसायन है कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिला हुआ रासायनिक यौगिक, मतलब दोनों को मिला दिया जाए तो योग होगा, तो उसे यौगिक कहते हैं। यानी हाइड्रोजन और कार्बन को मिला देने से यौगिक का निर्माण हुआ, तो यौगिक, केमिकल कंपाउंड्स। तो रसायन को जब हम दो रसायन को, एक कार्बनिक और एक कार्बन एक हाइड्रोजन, जब एक जगह मिला दिए तो इसे मिलाने हुए सिस्टम को यौगिक कहते हैं। तो इसे यौगिक अथवा उनके आपसी अथवा उनके अन्य तत्वों की क्रिया, उनके जो आपसी कार्बन को हाइड्रोजन का जो मिलाए थे आपस में क्रिया है, उनका कुछ अलग काम था, हाइड्रोजन का कार्बन का अलग था। तो दोनों के कार्य जब एक में मिल गए तो उन क्रिया का अध्ययन किया था। दोनों का जब क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। जिसे ईंधन है, प्लास्टिक है, खाद्य है, योजक है, फूड एडिटिव्स है, और प्रकाश संश्लेषण है, ये सब जो है कार्बनिक रसायन की चीजें हैं। तो अब कार्बनिक रसायन को हमने आपको कल बता दिया था। आज आपके सीधे उल्टा अकार्बनिक रसायन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इसके अर्थ को जब आप हमारे विद्यार्थी समझेंगे तो उस कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो उनको आईएएस की परीक्षा में दिक्कत नहीं होगी। इससे सवाल आएंगे तो वो अपना उसका जो है फिल्टर कर लेंगे कि यह सवाल कार्बनिक रसायन का है कि अकार्बनिक रसायन का है। तो आइए कार्बनिक रसायन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सभी क्या है, इसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक, इनऑर्गेन एवं गैर हाइड्रोकार्बन, यानी गैर हाइड्रो मानो हाइड्रोजन है तो उसमें कार्बन न रहे, अकार्बनिक एवं गैर हाइड्रो मानो न कार्बन रहे और न हाइड्रोकार्बन रहे, ये दोनों यौगिकों का निर्जीव पदार्थ, ये याद रखिएगा, निर्जीव पदार्थ। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर पूछ दे कि निर्जीव पदार्थ का अध्ययन किस रसायन में किया जाता है, विश्लेषणात्मक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और जैव रसायन, तो लोग कहेंगे जो है ये भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, तो कहेगा फिजिकल केमिस्ट्री हो सकता है। तो ऐसे नहीं करना है, सीधे इसके परिभाषा में, इसके कंसेप्ट में लिखा हुआ है कि अकार्बनिक रसायन वह रसायन है जिसमें अकार्बनिक और गैर हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों का निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में निर्जीव पदार्थ, धातु का अध्ययन, खनिज का अध्ययन, रेडियो सक्रिय का अध्ययन आदि, इस तरह के अकार्बनिक रसायन का अध्ययन किया जाता है। और उसे ही अकार्बनिक रसायन कहते हैं जिसके अंतर्गत अकार्बनिक और गैर हाइड्रोकार्बन यौगिकों का निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। तो सीधे सीधे कहना, जिसमें निर्जीव पदार्थों का अध्ययन होता है वही निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एवं इन हाइड्रो जो है इनहाइड्रोकार्बन रहता है, तो उसको अलावा यौगिक इनके गैर अकार्बन, कार्बन ना हो, गैर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो हो लेकिन कार्बन ना हो, तो अकार्बन और गैर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो में हाइड्रो हो लेकिन कार्बन ना हो उसमें, तो गैर हाइड्रोकार्बन उसको छांट दिया जाए। अब तब इसको अकार्बनिक एवं गैर हाइड्रोकार्बन को मिला करके निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, वही अकार्बनिक रसायन है। तो एग्जाम्पल में धातुएं, खनिज, रेडियो सक्रिय तत्व आदि इसमें आते हैं अकार्बनिक रसायन में। तो अकार्बनिक रसायन में आपको जो है हम कल ही बता दिए थे, अकार्बनिक रसायन में इसके छोटे सब ब्रांच हैं। इसके छोटे सब ब्रांचों में अकार्बनिक रसायन में आपको बता दिए थे, लेकिन यहाँ केवल अकार्बनिक रसायन की परिभाषा के क्षेत्र में हम आपको बता रहे हैं कि अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं।
ये बता दिए। अब इससे अब क्लियर हो गया कि कार्बनिक रसायन क्या है। अब आइए विश्लेषणात्मक रसायन, तीसरा विश्लेषणात्मक रसायन। विश्लेषणात्मक रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन। तो विश्लेषणात्मक रसायन इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? विश्लेषणात्मक, इसके अंतर्गत किसी पदार्थ में ना, किसी भी पदार्थ में रासायनिक संघटकों, केमिकल कंपोनेंट, रासायनिक संघटकों, रासायनिक संघटकों, केमिकल कंपोनेंट्स, केमिकल कंपोनेंट्स, केमिकल कंपोनेंट्स की मात्रात्मक, केमिकल कंपोनेंट्स की मात्रात्मक की अंग्रेजी है क्वांटिटिव एवं गुणात्मक, क्वालिटिव एवं गुणात्मक, क्वालिटिव जांच की जाती है, जांच की जाती है। तो विश्लेषणात्मक रसायन मतलब किसी भी चीज का विश्लेषण होता है। ठीक उसी तरह से रसायन विज्ञान में भी विश्लेषण की जरूरत पड़ती है। तो इस विश्लेषणात्मक रसायन रखा हुआ है, तो उस रसायनों का विश्लेषण किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ में, कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ में रासायनिक संगठन, कौन कौन से रसायन मिलके वो संगठन बनाए हैं, मतलब किसके कौन कौन रसायन के संगठनों से, केमिकल कंपोनेंट से, मतलब कौन कौन रसायन उसको पूरा करते हैं एक पदार्थ को, मतलब कितने रसायन मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है। तो वही केमिकल कंपोनेंट्स की मात्रा, क्वांटिटी, केमिकल जो है रसायन की कितनी मात्रा, कौन रसायन का कितना मात्रा और कितना मात्रा डालेंगे, कितना मात्रा उस पदार्थ को बनाने में डालेंगे तो वह उद्देशित पदार्थ बन जाए और भी गुणवान बने, क्वालिटी वाला बने। तो वही किसी भी पदार्थ की गुणवत्ता सहित उसके निर्माण की रासायनिक संघटकों, केमिकल कंपोनेंट्स की मात्रात्मक, क्वांटिटी और क्वालिटी की जांच जो कर देता है वो विश्लेषणात्मक रसायन है। तो जब इतना आप जान जाइएगा कि एक हो गया कार्बनिक रसायन, एक हो गया कार्बनिक रसायन, तीसरा हो गया विश्लेषणात्मक रसायन। विश्लेषण रसायन में यह बात पर जोर दिया जाता है, यह बात का पता लगाया जाता है कि कोई भी पदार्थ में रासायनिक संघटक जो होते हैं उसके केमिकल कंपोनेंट्स कितने हैं, उसकी मात्रा कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, केमिकल कंपोनेंट्स की मात्रा कितनी है और उसमें क्वालिटी कितनी आ रही है, उसी की जांच की जाती है। उसी का नाम है विश्लेषणात्मक रसायन। आइए अब आगे चलते हैं कि इसके उदाहरण के रूप में आइए, इसके उदाहरण के रूप में आइए। उदाहरण के रूप में आइए, किसी खिलाड़ी, कोई भी एक उदाहरण है, किसी खिलाड़ी के मूत्र में ड्रग्स की जांच करना, ड्रग्स की
जांच करना, किसी खिलाड़ी के मूत्र में ड्रग्स की जांच करना, जल के पीएच स्तर का पता लगाना आदि। जल के पीएच स्तर का पता लगाना। तो जल का पीएच कितना होता है? जल का पीएच 7 से लेके 8, 7 से प्रारंभ होता है और 8 तक होता है। 7 से 8 पीएच मान। जल का पीएच मान जो है 7 से 8, लेकिन निर्धारित से में लगाया जाता है। तो अगर उस खिलाड़ी के मूत्र में अगर जल का पीएच मान 9 हो गया तो समझ लीजिए वो कोई न कोई ड्रग्स लिया है, अगर पीएच मान 7 हो गया तो समझिए एक बैलेंस में जो है उसके कंपोनेंट्स हैं, केमिकल कंपोनेंट्स बैलेंस में, जो शरीर में केमिकल कंपोनेंट्स है, मतलब पूरा करते हैं तो वह बैलेंस में है। इसलिए विश्लेषण करने पर पता चल जाता है खिलाड़ी के मूत्र में खिलाड़ी जो है नशा लिया है कि नहीं लिया है। तो यही तो है। अब आगे आइए, अब आपको बताते हैं भौतिक रसायन। चौथा है भौतिक रसायन क्या है? कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन, भौतिक रसायन। इसके अंतर्गत किसके? फिजिकल रसायन के अंतर्गत अणुओं और भौतिक गुणों, इसके अंतर्गत अणुओं के भौतिक गुणों, अणुओं या भौतिक गुणों तथा भौतिक संरचना। अणुओं के भौतिक गुण क्या है? कोई अणु है तो देखने में इसके गुण क्या, वही भौतिक गुण हुआ। तब भौतिक संरचना, तो वह संरचना जब हुआ उस अणु का, तो भौतिक संरचना के प्रभाव का, भौतिक जो संरचना हो गई, जब संरचना हो जाती है तो उसका कुछ न कुछ प्रभाव होता है। तो भौतिक संरचना के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। मानो भौतिक रसायन वह रसायन है प्राकृतिक विज्ञान के जो है रसायन विज्ञान के अंतर्गत एक भौतिक रसायन है। उस रसायन के अंतर्गत अणुओं के भौतिक जो गुण होते हैं वह, और भौतिक संरचना जो हो जाती है, तो उस भौतिक संरचना का क्या प्रभाव होता है उसका अध्ययन किया जाता है भौतिक रसायन में। इसके अतिरिक्त इस शाखा में अध्ययन तो किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस शाखा में इसके अतिरिक्त भौतिक गुणों, भौतिक संरचना के प्रभाव का अध्ययन तो किया ही जाता है। इसके अतिरिक्त इस शाखा में, किस शाखा में? भौतिक रसायन की शाखा में। इस शाखा में रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर, रेट, रासायनिक अभिक्रिया की दर, प्रकाश के रासायनिक प्रभाव आदि का भी, प्रकाश के रासायनिक प्रभावों आदि
का भी अध्ययन किया जाता है, का भी अध्ययन किया जाता है। क्लियर हो गया? भौतिक रसायन के अंतर्गत जो है, जो अणु होते हैं उसके भौतिक गुण क्या हैं और उनका भौतिक संरचना कैसे हुआ। कोई भी अणु है, कोई भी अणु है, XYZ कोई भी अणु है, तो उस अणु के भौतिक गुण, भौतिक संरचना के प्रभाव का अध्ययन तो किया ही जाता है। इसके अलावा इस भौतिक रसायन की शाखा में रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया किस दर से हो रही है, और प्रकाश के रासायनिक जो प्रकाश के रासायनिक जो प्रभाव हैं आदि का भी अध्ययन। प्रकाश के रासायनिक प्रभाव है, प्रकाश जो है लाइट में रासायनिक प्रभाव है, बिना रासायनिक प्रभाव के प्रकाश नहीं पहुंचता है। आपके दिमाग से जो लाइट आंख के माध्यम से आती है तो रासायनिक प्रभाव है उस लाइट में, तो उस प्रभाव आदि का भी अध्ययन किया जाता है। तो इसकी जरूरत जब आई कि अब डॉक्टर कोई लड़का जब पढ़ लिख के बनेगा तो उसका वो अध्ययन किया जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ IAS की तैयारी में इसलिए पूछा जाता है कि आप रसायन के विषय में क्या जानते हैं, सामान्य जानकारी। तो आपको IAS की परीक्षा के लिए सामान्य जानकारी की जरूरत है, स्पेशलाइजेशन तो करना नहीं है, ठीक है। इसमें यही जानना है कि अणुओं की भौतिक गुण और भौतिक संरचना के प्रभाव का इस शाखा में अध्ययन किया जाता है, और इसके अलावा इस भौतिक रसायन में रासायनिक अभिक्रिया कितने दर से होती है और प्रकाश में रासायनिक प्रभाव क्या करता है, प्रकाश में रासायनिक प्रभाव है कि नहीं है। तो अगर पूछ दे सवाल, क्या प्रकाश में, लाइट में जो आदमी को किसी भी व्यक्ति के आंख से कम दिखाई देना और सही दिखाई देने में डॉक्टर के द्वारा प्रकाश के जो मशीन है, प्रकाश जिसे नापी जाती है, तो नापने के तत्पश्चात क्या यह आप बता सकते हैं कि प्रकाश में, आंख के प्रकाश में या सूर्य के प्रकाश में क्या कोई रासायनिक प्रभाव होता है? हाँ, नहीं। भौतिक रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन का प्रभाव होता है, कार्बनिक रसायन का प्रभाव होता है, और जो अकार्बनिक रसायन का प्रभाव होता है। तो आपका सवाल इसमें क्या होगा? भौतिक रसायन का प्रभाव होता है, ठीक है। तो अगर आप पढ़े रहिएगा तभी न बताइएगा कि प्रकाश के रासायनिक प्रभाव आदि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर और प्रकाश के रासायनिक प्रभाव आदि का भी अध्ययन किया जाता है भौतिक रसायन में। आइए अब पांचवा में चलते हैं। आपको जैव रसायन, जैव रसायन, जैव रसायन, इसके अंतर्गत सजीवों, इसके अंतर्गत सजीवों, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीव को लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। सजीव को क्या कहा जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सजीवों में घटित होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, सजीवों में घटित होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया घटित होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं कोशिकीय श्वसन, पाचन
आदि। रोगों या औषधियों का, रोगों और औषधियों का, रोगों और औषधियों का शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव, शरीर पर पड़ने वाले, शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का, प्रभाव आदि का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। तो अब आपको ये समझना जैव रसायन क्या है। इसके अंतर्गत जो सजीव है, जिसमें जीव है, जैसे हम हुए, तो हमारे शरीर में, मैं हुआ, मेरे शरीर में, आप हुए, आपके शरीर में घटित होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, कुछ रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है। क्रिया क्या होती है? अभिक्रिया। क्रिया तो रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया के अपोजिट एक दूसरी क्रिया जब हो जाती है तो अभिक्रिया कहते हैं। तो उस अभिक्रियाओं, कोशिकीय श्वसन, जो कोशिकाएं होती है, सेल होते हैं, उसको श्वास लेना और पाचन आदि, और रोग और औषधियों का, रोगों और औषधियों का, रोग का, जो आप दवाई मेडिसिन लेते हैं, रोगों और औषधियों का शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव। कोई रोग है, इस रोग का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और कोई औषधि खाते हैं तो क्या साइड इफेक्ट होगा। तो रोग और औषधियों का शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यही जैव रसायन है। जैव रसायन को ये डॉक्टरी में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आप IAS बनने जा रहे हैं तो कोई भी दवा का, कोई भी रोग का जब दवाई लीजिएगा तो आप जाने रहिएगा कि भाई आप डॉक्टर साहब बताइए कि ये जो दवा है यह इस बीमारी के लिए दे रहे हैं तो इसका साइड इफेक्ट क्या है, जरा हमको बताइए। तो जब आप नहीं जानिएगा जैव रसायन तो आप क्या उस डॉक्टर से सवाल करिएगा, आप कहिएगा वो डॉक्टरी लाइन है। ऐसी बात नहीं है। IAS में इसीलिए इसको दिया गया है कि आप रसायन विज्ञान को भी जाने, और जब कभी आप मेडिकल पर छापा मारे, कभी हॉस्पिटल पर छापा मारे, तो वहां से आप किसी भी दवा का टेस्ट भी, किसी भी दवा का परीक्षण भी करवावे, बताओ यार जो दवाई दिए हो, इस दवाई से उस रोग से क्या ताल्लुकात है और क्या साइड इफेक्ट है। अगर साइड इफेक्ट नहीं है, अगर साइड इफेक्ट है तो यह रोगों के लिए यह दवा क्यों दिया, दूसरा कंपनी का क्यों नहीं दवाई दिया, तो आप उसे पकड़ेंगे तो समाज का सेवा करेंगे। तो समाज का सेवा करेंगे तो आप अच्छे कलेक्टर की श्रेणी में गिने जाइएगा। और आप गए, घूम घाम लिए, अपना कोटा पूरा कर लिए, बत्ती उत्ती बजा लिए, चले आए, कलेक्टर साहब आए थे और उसका कुछ परिणाम नहीं निकाले, तो आप कोई अच्छे कलेक्टर नहीं माने जाइएगा। अच्छे कलेक्टर वह होंगे जो जैव रसायन को समझें। किसी हॉस्पिटल में गए, छापा मारे, औषध पकड़े, रोगियों की दवा को देखे और रोगों के प्रकार को देखे और उसका साइड इफेक्ट जाने, तब उस डॉक्टर की आप जो है दवाई कर सकते हैं कि डॉक्टर तुम समाज की सेवा नहीं कर रहे हो, तुम भ्रष्टाचार फैला रहे हो। इसीलिए IAS के सिलेबस में इसको रखा गया रसायन विज्ञान को। अब आइए हम आगे चलते हैं। अब रसायन विज्ञान का महत्व एवं विस्तार। रसायन विज्ञान का महत्व एवं विस्तार। रसायन विज्ञान क्यों जरूरी है, इसका कहां तक क्षेत्र है, कहां तक रसायन विज्ञान काम करता है। आइए चलते हैं। मानव जीवन से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में रसायन विज्ञान ने अपनी महत्व एवं उपयोगिता सिद्ध कर दी है। महत्व एवं उपयोगिता
उपयोगिता सिद्ध कर दी है, सिद्ध कर दी है। एक और विश्व के रूप में रसायन विज्ञान, एक और विश्व में, एक और विश्व में, एक और विषय के रूप में, एक और विषय के रूप में, एक और विषय के रूप में रसायन विज्ञान, एक और विषय के रूप में रसायन विज्ञान प्रकृति में, मानो स्वरूप में, प्रकृति में व्याप्त प्रत्येक पदार्थ, व्याप्त प्रत्येक पदार्थ, व्याप्त प्रत्येक पदार्थ की संरचना, व्याप्त प्रत्येक पदार्थ की संरचना, व्याप्त प्रत्येक पदार्थ की संरचना एवं गुणधर्म प्रॉपर्टीज एवं गुणधर्म को समझने में सहायक है, समझने में सहायक है, समझने में सहायक है। वही दूसरी ओर रासायनिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग मानव जीवन की अनेक समस्याओं, मानव जीवन की अनेक समस्याओं के समाधान, मानव जीवन के अनेक समस्याओं के समाधान, आवश्यकताओं की पूर्ति आदि में सहायक है, आदि में सहायक है। इसके बहुत से उदाहरण हैं, इसके बहुत से उदाहरण। आइए, रसायन विज्ञान का महत्व इसलिए है, इसका विस्तार इतना है कि इसकी व्याख्या बहुत, इसकी सीमाएं बहुत विस्तारित है। मानव जीवन से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में रासायनिक विज्ञान ने अपनी महत्व उपयोगिता सिद्ध कर दी है। रसायन विज्ञान का तो महत्व उपयोगिता है ही, लेकिन एक और विषय के रूप में रसायन विज्ञान की प्रकृति में व्याप्त, एक और विषय के रूप में, मतलब रसायन विज्ञान एक विषय है, तो रसायन विज्ञान एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान प्रकृति में व्याप्त प्रत्येक पदार्थ की, जो ये प्रकृति है, इसमें जितने पदार्थ हैं, सभी पदार्थों की संरचना और उसके प्रॉपर्टी यानी गुण धर्म को समझने में सहायक है। वो रसायन विज्ञान सिद्ध करती है, व्याख्या करती है विशेषणात्मक रसायन के द्वारा कि कोई भी पदार्थ अगर है आपके सामने तो उसमें कौन कौन से जो है अणु और कौन कौन से रसायन मिले हुए हैं कि उस पदार्थ की संरचना हुई है, और उसके जब मिले हैं, अंतःक्रिया हुई है, तो उनके गुण धर्म क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, उसको समझने में सहायक है। वही दूसरी ओर रासायनिक सिद्धांत के अनुप्रयोग, जो रासायनिक सिद्धांत हैं, पीछे पीछे प्रयोग भी करती चल रही है और मानव जीवन की अनेक जो समस्याओं का समाधान, आवश्यकता की पूर्ति आदि में सहायक है। जैसे मान लीजिए आप आदमी हैं, आपके जीव है, गोड़ टूट गया, हड्डी के डॉक्टर के पास गए,
हड्डी के डॉक्टर कहां से आपको ठीक कर दिया? रसायन विज्ञान की देन है कि चूना जो प्लास्टर होता है, पेरिस प्लास्टर, तो उसमें क्या उसके सूत्र है, वह चीज पानी और वह चीज मिला दिया जाएगा, आपके गोड़ को सीधा कर दिया जाएगा और उसको प्लास्टर कर दिया जाएगा, आपकी टूटी हड्डी जुट जाएगी। तो किसकी देन है? ये रसायन विज्ञान की ही देन है कि कौन कौन रसायन मिला दिया जाए और कौन कितना पानी मिला दिया जाए तो वह एक नया पदार्थ बन जाएगा और वह ठोस में तब्दील हो जाएगा और आपके गोड़ को, आपको टूटे हुए पैर को ठीक कर देगा। आया समझ में? अब आइए थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। इसलिए रसायन विज्ञान की महत्ता है। अगर रसायन विज्ञान न रहे तो प्रकृति के जो पदार्थ के गुण को आप समझ नहीं पाइएगा, संरचना को समझ नहीं पाइएगा, नए पदार्थ का जन्म नहीं दे पाइएगा। नए पदार्थ का जन्म नहीं दे पाइएगा तो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती है। इसीलिए न ईश्वर है अन कोई देवी देवता है, रसायन ही ईश्वर है। यही रसायन के कंपोनेंट से तीसरी अभिक्रिया होती है, दूसरी अभिक्रिया होती है, तो नए पदार्थ का जन्म होता है। उसी पदार्थों से आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। आइए भोजन में, जैसे भोजन में समझ लीजिए, भोजन में फूड है ना, तो रासायनिक उर्वरकों केमिकल फर्टिलाइजर्स के माध्यम से, केमिकल जो फर्टिलाइजर हुए हैं तो उसमें रसायन मिलाया गया कई तरह का। तो फर्टिलाइजर ने खाद्यान्न, फल, सब्जी अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि की है तथा कीटनाशकों पेस्टिसिड्स जो कीट हैं, कीट पतंगे हैं, अगर उर्वरक डाल रहे हैं तो वो खाद्यान्न की जो खाने वाली चीजें हैं, फूड, तो उसमें खाद्यान्न में फल है, सब्जी है, अन्य फसल जो है, दाल है, दलहन है, तिलहन है, अंडबन जितना है आपके जीवन में जो उपयोगी है, उसमें उसके फसलों पर कीट बैठते हैं। और कीट अगर कीटनाशक न हो, कीट को मारने के लिए, उसको नाश करने के लिए, अगर कीटों को मारने के लिए नाशक न हो, पेस्टिसाइड्स ना हो तो फसल को खा लेगी। रसायन की देन है कि कमन लिक्विड मिला दीजिएगा तो वो नाश करने वाला, कीटों को नाश करने वाला एक लिक्विड बन जाएगा और उससे फसलों की जो है बर्बादी को रोक देगा। तो वह आपके फसल बच जाएंगे और आपके खाने के काम आ जाएंगे। कीटनाशकों के माध्यम से फसल सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। फसल कीटनाशकों के माध्यम से फसल सुरक्षा की गई है।
इस प्रकार विश्व की विशाल जनसंख्या, इस प्रकार विश्व की विशाल जनसंख्या, विश्व की विशाल जनसंख्या, इस प्रकार विश्व की विशाल जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं की जनसंख्या की खाद्य खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हुई है। इसलिए रसायन विज्ञान का महत्व है और इसका विस्तार भी है। दवाई के क्षेत्र में है, खाद के क्षेत्र में, भोजन के क्षेत्र में है, ये सब संभव हुआ है। तो अब आइए स्वास्थ्य के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का क्या महत्व है। अब आइए, तो हो गया आपका भोजन के क्षेत्र में इसका विस्तार है और महत्व है। अब आइए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, 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 स्वास्थ्य के क्षेत्र में रसायन विज्ञान है औषधि रसायन, जो कार्बनिक रसायन में है, जो आपको पढ़ा दिए हैं कार्बनिक रसायन, उसी में औषधि है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में रसायन विज्ञान ने औषधि रसायन, रसायन विज्ञान ने औषधि रसायन, मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री के माध्यम से, मेडिसिनल केमिस्ट्री के माध्यम से विभिन्न औषधियों का निर्माण कर, विभिन्न औषधियों का निर्माण कर, विभिन्न औषधियों का निर्माण कर, विभिन्न औषधियों का निर्माण कर चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान की है, सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान की है, तो कहने का मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदमी जब जीव हो गया धरती पर, तो जीव में मानव भी हो गया, पशु भी हो गया, कीड़े मकोड़े भी हो गए, जानवर भी हो गए। तो इन स्वास्थ्य, उनका भी स्वास्थ्य है, जानवरों का स्वास्थ्य है, मानव का स्वास्थ्य है, पशु पक्षियों का स्वास्थ्य है। तो स्वास्थ्य केवल मानव के लिए थोड़ा होता है, स्वास्थ्य सबके लिए जिसमें जीव है। तो रसायन विज्ञान है औषधीय रसायन, मेडिसिनल केमिस्ट्री के माध्यम से एक रसायन मेडिसिनल केमिस्ट्री बनी है। वो केवल वह दवाई बनाती है, कौन कौन से रस को एक क्वांटिटी या एक क्वांटिटी के में डाल करके एक नए पदार्थ, दवा रूपी एक नए पदार्थ को जो पैदा किया जाता है, बनाया जाता है फार्मेसी में, और उसको ढाला जाता है, और उसी के माध्यम से विभिन्न औषधियों में, औषध माने दवाई का निर्माण किया जाता है। और चिकित्सा सुविधा, जो दवा के रूप में सुविधा देती है और उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करती है। ये रसायन विज्ञान का इतना महत्व है। अगर रसायन विज्ञान न होता, प्रकृति में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान न होता, तो आप क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप आगे नहीं बढ़ पाता। आपका स्वास्थ्य जब खराब हो जाता, अभी तो एक तो कोविड-19 आया, जबकि विषाणु बहुत पहले से है। तो रसायन विज्ञान की ही देन है
कि कोविड-19 के टीका को कितने रेशियो में कौन कौन से केमिस्ट्री को डाला जाए, कौन कौन से कार्बनिक रसायन को डाला जाए, यही बताया है। तो आपको टीका का निर्माण हुआ, आज लग रहा है, तो आपकी समस्या सॉल्व हो गई। इसलिए रसायन विज्ञान का महत्व है और इसका विस्तार भी बहुत ज्यादा, इसके क्षेत्र का विस्तार भी है। अब आइए स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो ये रसायन विज्ञान का महत्व विस्तार के विषय में जो बताए हैं, एग्जाम्पल में आइए, एग्जाम्पल में आइए, पीड़ानाशक इसको कहते हैं एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक कहते हैं। किसी को दर्द हुआ है, कौन एनाल्जेसिक देता है, एनाल्जेसिक दवाई है। इस एनाल्जेसिक दवाई, पीड़ा जब होती है तो आपके किसी सेल में गड़बड़ी होती है, किसी सेल में दुख होता है, पीड़ा होती है, तो उसको नाश करने के लिए एनाल्जेसिक दवाइयां बनती हैं। उस एनाल्जेसिक दवाइयों में रसायन की भूमिका है, तो उसमें रसायन की भूमिका भी है और फिजिकल केमिस्ट्री का भी, कार्बनिक केमिस्ट्री का भी भूमिका है। तो कार्बनिक केमिस्ट्री में औषधीय रसायन का प्रयोग करके एनाल्जेसिक दवाइयां बनाई जाती है। इसलिए आप इसको जानिए पीड़ानाशक क्या है। अगर पूछ दे पीड़ानाशक एनाल्जेसिक दवाइयां किस केमिस्ट्री के अंतर्गत आती है भाई, लिख दे उसमें कार्बनिक रसायन, इनकार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिक केमिस्ट्री और जैव केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, उसी में दे दे कहे कौन है, तो आप उसमें छाट लीजिएगा अगर पढ़े नहीं रहिएगा तो इसलिए आपको कार्बनिक रसायन को ढूंढना ही होगा और वही सही होगा, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। अब आइए प्रतिजैविक को कहते हैं एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, BIO, बायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स तो लोग नहीं कहते हैं। प्रतिजैविक, एक जीव है तो दूसरा जीव आके इस पर हमला कर दिया, तो अब ये जीव कमजोर हो गया, हमला करना ताकतवर हो गया, तो उसको एंटीबायोटिक्स चलाया जाता है। तो जो जीव यहां से आके इस जीव में घुसा है तो उसी को मार गिराया जाता है। तो आपका जैसे बुखार हो गया तो बुखार में आपको एंटीबायोटिक नहीं चलाया जाता है। अभी जो आपको सर्दी जुकाम में इन्फ्लुएंजा हो जा रहा है, जो सर्दी आ जा रही है, जुकाम हो जा रहा है, जब आपका कोविड-19 पॉजिटिव हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है, तो क्या है, एंटीबायोटिक दिया जाता है। और कौन चीज छू मंत्र लगाता है डॉक्टर, एंटीबायोटिक लिख देता है और एक पीड़ानाशक दवाई लिख देता है, जय जय श्री राम हो जाता है आपका। तो यही तो है रसायन विज्ञान का कमाल। एंटीबायोटिक्स विसंक्रामक, डिसइंफेक्टेंट, पढ़ लीजिए, इसको बता दे रहा हूं, डिसइंफेक्टेंट्स, विसंक्रामक, डिसइंफेक्टेंट्स। तो डिसइंफेक्टेंट्स विसंक्रामक और निश्चेतक
निश्चेतक, 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 एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया, थेसिया, एनेस्थेसिया निश्चेतक, जीवन रक्षक औषधियां। निश्चेतक एक होता है चेतक, जिसमें चेतना डालते हैं, चेतना रहती है हर बात की, लेकिन इसमें निश्चेतक आपके दिमाग में कोई चेतना नहीं पैदा होगी। तो इनेस्थेसिया, इनेस्थेसिया की जब दवाई नहीं लेंगे तब तक निश्चेतक की बीमारी नहीं जाएगी। जब तक डिसइंफेक्टेंट्स नहीं लेंगे विसंक्रामक नहीं जाएगा। जब तक एंटीबायोटिक नहीं लेंगे तो प्रतिजैविक की बीमारी नहीं जाएगी। जब तक एनाल्जेसिक नहीं लेंगे तब तक पीड़ा का खत्म नहीं होगा। ये किसकी देन है? रसायन विज्ञान की ही देन है। रसायन विज्ञान नहीं रहता तो एंटीबायोटिक नहीं बनती, एनाल्जेसिक नहीं बनती, डिसइंफेक्टेंट्स नहीं बनता और एनेस्थेसिया नहीं बनती। तो नहीं बनती तो अब क्या होते? पागल होके घूमते। तो इसलिए रसायन विज्ञान की देन है। अब आइए और आपको थोड़ा ले चलते हैं इसका महत्व कहाँ कहाँ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लिए, मेडिसिन के क्षेत्र में देख लिए, फूड के क्षेत्र में देख लिए। अब आइए पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में देखिए। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण का संरक्षण कैसे होता है भाई? आइए इन्वायरमेंट कन्वर्सेशन, इन्वायरमेंट कन्वर्सेशन, इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, 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 कंजर्वेशन। तो पर्यावरण अनुकूल, पर्यावरण अनुकूल, पर्यावरण अनुकूल रसायनों के निर्माण, रसायनों के निर्माण, पर्यावरण के ही अनुकूल रसायनों के निर्माण रेफ्रिजरेटर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, 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 CFC, CFCs, CFCs के स्थान पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs के स्थान तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के स्थान पर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के स्थान पर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसे CFCs के जगह पर HCFCs, HCFCs एवं HCF एवं हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स,
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का विकल्प पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। हो गया। तो आइए पर्यावरण संरक्षण कैसे, पर्यावरण को कैसे ठीक रखिएगा, उसको संरक्षित कैसे करिएगा। तो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, पर्यावरण के अनुकूल रसायनों के निर्माण में रेफ्रिजरेटर्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCs के स्थान पर हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स, अगर पूछ दे कि रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के जगह पर कौन सा कार्बन्स होता है रेफ्रिजरेटर में, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। HCFCs क्या होता है? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये कार्बन फ्लोरो, ये हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन याद रखिएगा। इसके जगह पर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन चाहे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यही इसमें प्रयोग होते हैं। अगर कहीं पूछ दे कि रेफ्रिजरेटर में कौन से रसायन, कौन से जो है रेफ्रिजरेटर में कौन से कार्बन्स का प्रयोग होता है, तो आप कहिएगा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। लेकिन CFCs मत कहिएगा, ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। यही तो है। अब आइए चलते हैं सुख सुविधा विलासिता। रसायन का ये क्षेत्र है, कहां तक है रसायन? बहुत तक है। पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता करता है। अब आइए आपको हम ले चलते हैं और जगह ले चलते हैं। वो जगह क्या है? सुख सुविधा विलासिता। सुख सुविधा एवं विलासिता। सुख सुविधा एवं विलासिता, लग्जरियस सुविधा। तो सुख और सुविधा और विलासिता, तो इसमें आप जो है प्लीज्योर या प्लीश्योर कहिए, प्लीश्योर कंफोर्ट आरामदायक और एंड लग्जरियस लग्जरियस। रसायन विज्ञान का महत्व विस्तार, सुख सुविधा एवं विलासिता। तो प्लीजर्स, कंफोर्ट एंड लग्जरियस। प्लीजर माने सुख, कंफोर्ट माने सुविधा, लग्जरियस माने विलासिता। तो प्लीजर, कंफोर्ट एंड लग्जरियस, सुख सुविधा और विलासिता के क्षेत्र में भी रसायन विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। जितने लोग आजकल शौकीन बने हुए हैं, जो लग्जरियस सामान से सजे धजे हैं और ओरिजिनल को भूल गए हैं, तो उनको सुख सुविधा और विलासिता, भोग विलास की चीजें देने वाला ये रसायन विज्ञान ही है। इसका महत्व इसलिए है। तो आइए रसायन विज्ञान ने मानव जीवन को, रसायन विज्ञान ने मानव जीवन को
अत्यधिक सुविधा युक्त, अत्यधिक सुविधा युक्त, अत्यधिक सुविधा युक्त। रसायन विज्ञान ने मानव जीवन को अत्यधिक सुविधा युक्त, सुखम और सरल बनाया है। सुखम और सरल बनाया है, सुखम और सरल बनाया है। इसके प्रमुख उदाहरण निम्नवत हैं। इसके प्रमुख उदाहरण भिन्न हैं, भिन्न भिन्न है। तो आप समझ गए रसायन विज्ञान का महत्व। प्लीजर, कंफोर्ट एंड लग्जरियस, प्लीजर, कंफोर्ट एंड लग्जरियस। रसायन विज्ञान ने मानव जीवन को अत्यधिक सुविधा युक्त, सुखम और सरल बना दिया है। इसके प्रमुख उदाहरण है। आइए इसके प्रमुख उदाहरण समझिए, कैसे आपके जीवन को, मानव जीवन को रसायन विज्ञान ने कैसे मानव जीवन को अत्यधिक सुविधा युक्त और सुखम और सरल बनाया है, इसके विषय में जानिए। और प्लीजर, कंफोर्ट और लग्जरियस कैसे आपका जीवन जो है बेहतर बना है। तो आइए उसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देते हैं। संश्लेषित रेशे, संश्लेषित रेशों, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर एवं रंगों के द्वारा सुंदर, रंगों के द्वारा सुंदर एवं गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों का निर्माण, वस्त्रों के निर्माण। देखते नहीं हैं चेहरा कैसा हो, लेकिन जब सिंथेटिक साड़ी फाइबर की जब शरीर पर चढ़ती है तो शरीर खिलने लगता है। तो शरीर खिलाने वाला काम किसने किया भाई? संश्लेषित रेशों के द्वारा सिंथेटिक फाइबर बनता है। इसको कहते हैं संश्लेषित रेशा, बदल करके रेशा, फाइबर। वो फाइबर है जो रेशे या सिंथेटिक की साड़ी बनती है, और रसायन विज्ञान के ही केमिकल कंपोनेंट से बनाए जाते हैं। और जब बन जाते हैं तो उसमें सुंदरता आ जाती है, उसमें गुण आ जाता है, और गुणवत्तापूर्ण सुंदर वस्त्र जब बिकते हैं तो आप पहन के झलकाते हैं, आपका मान सम्मान बढ़ जाता है। तो किसने बढ़ाया आपका मान सम्मान? या औरतों का मान सम्मान, पुरुषों का मान सम्मान किसने बढ़ाया भाई? यही रसायन विज्ञान। सुख दिया, सुविधा दिया, विलासता दिया। आइए आगे चलते हैं, आपको ले चलते हैं। तो इसलिए महत्व है। अब आइए आगे चलते हैं। धातु कर्म, धातु कर्म, मेटालर्जी, मेटालर्जी, जी भाई, मेटालर्जी मतलब धातु कर्म। मेटालर्जी के माध्यम से औद्योगिक विकास हुआ। औद्योगिक विकास। तो मेटालर्जी धातु कर्म, धातुओं के कार्य किए जाते हैं, धातु बनाए जाते हैं रसायन के माध्यम से। तो ये औद्योगिक विकास होता है, कल कारखाने खुलते हैं,
तो ये भी एक रसायन विज्ञान की देन है। दूसरा ये अपमार्जक, 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 डिटर्जेंट, डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट को अपमार्जक कहते हैं। तो डिटर्जेंट यानी वही साबुन, सोडा, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट। अगर ये अपमार्जक ना होते, रसायन ना होता तो डिटर्जेंट कोई बना लेता? तो आप गंदे के गंदे ही रहते, चाहे कौनो धर्म के आदमी हो, चाहे कौनो वर्ण के आदमी हो, चाहे कौनो जात के आदमी हो। ये रसायन रूपी शिक्षा ने आपको आदमी बना दिया है। आप देखने लायक लग रहे हैं, आपकी एड़ी चमक रही है, औरतों के गाल चमक रहे हैं, और नेताओं के गाल चमक रहे हैं, सभी आदमियों के गाल चमक रहे हैं। क्या है? उनके कपड़े चमक रहे हैं। कौन इसका प्रयोग करता है? धोबी। धोबी इसका डिटर्जेंट का प्रयोग करके सारे लोगों का कपड़ा ठीक कर देता है, और आप अपने बदन को खूब साबुन मलमल नहा करके और अपने देह को चमका लेते हैं, और बाहर से अच्छे दिखते हैं, बाहर से अच्छे दिखते हैं। तो डिटर्जेंट भी रसायन विज्ञान में, डिटर्जेंट के माध्यम से रसायन विज्ञान महत्वपूर्ण है। अब आइए वसाओं, फैट्स, वसाओं, वसाओं, फैट्स, FATS, फैट्स, फैट्स। तो फैट्स, वसाओं, जो वसा जो बनती है, जो चर्बी जिसे कहते हैं, वो रसायन की ही देन है। अगर रसायन कंपोनेंट आपस में ना करें तो वसा का निर्माण नहीं होगा। और उसके बाद कागज, चीनी, सौंदर्य, फैट्स, कागज, इसमें कागज, कागज, चीनी, सौंदर्य, सौंदर्य, ये वसा के माध्यम से बनाए जाते हैं। फैट्स, वसाओं, फैट्स। तो कागज में कहीं कहीं फैट्स है, चीनी में भी फैट्स है, सौंदर्य चीजें जो उठलाली उली लगाई जाती है उसमें भी फैट्स है, चर्बी है। अब चाहे जिस तरह से वो चर्बी बने, वो रसायन के माध्यम से बनती है। तब लोग नया नया रंग से लाल ओट, पीला ओट, नीला ओट लगा के पूरा फैशन में घुमाई होती है। तो एक कलेक्टर के नाते आपको बताया जा रहा है कि कलेक्टर साहब, आप कलेक्टर बनिएगा तो देखिए कौन सा वसा किसमें बेहतर ढंग से मिलाया गया, किसमें गलत ढंग से मिलाया गया है, इसी की जांच करना है। कलेक्टर का बहुत बड़ा रोल ना होता है, उसका एक विभाग उसके अंतर्गत एक आएगा। तो इसलिए इसको पढ़ाया जाता है कलेक्टर को। कलेक्टर सब जाने, उसको कोई पढ़ा ना सके समान रूप में। अब आइए प्रसाधन। अब आपको ले चलते हैं प्रसाधन, 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 कॉस्मेटिक इसको अंग्रेजी में कहते हैं, कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स, इसको प्रसाधन कहते हैं। देखते नहीं है, दुकान कॉस्मेटिक खोल लेगा, चूड़ी रखेगा, बलिया रखेगा, उठलाली रखेगा, भौं रखने वाला रखेगा, गाल लाल रखने वाला रखेगा। वो क्या है? प्रसाधन है, कॉस्मेटिक की चीजें हैं। ठीक है। तो इत्र, इत्र, परफ्यूमस, 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 इत्र रसायन विज्ञान की देन है। इत्र दे दिया, मार दिया, बाहर बाहर महक रहा है, अंदर अंदर भले गड़बड़ हो आप। लेकिन रसायन विज्ञान की देन है, मार दिया इत्र, मार दिया, दबाया, मारा फटाफट। आप तो शौकीन है, आप तो बहुत बढ़िया है। और कॉस्मेटिक में औरतें जहाँ गई, औरतों को देने दीजिए कॉस्मेटिक का सामान, आप पर एकदम फिदा हो जाएंगी। तो एक कलेक्टर को ये भी जानकारी रखनी है कि कॉस्मेटिक क्या होता है। अगर बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक का प्रयोग होगा आपके जिले में तो आपका जिला बेकंट्रोल हो जाएगा।
ठीक, आपके जिले में बहुत परफेमस अगर प्रयोग होगा तो आपका जिला में कंट्रोलिंग का अभाव हो जाएगा। इसलिए आप कलेक्टर तो जानिए ही तो क्या है परफेमस क्या है, कॉस्मेटिक क्या है, इसको जानना है। आप कलेक्टर हैं तो आदि का निर्माण, आदि का निर्माण, आदि का निर्माण। अब कच्चे तेल, कच्चे तेल, कच्चे तेल, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, क्रूड, क्रूड ऑयल, OIL, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, क्रू से ही क्रूड बना है, क्रू से ही क्रूड बना है। कच्चे तेल के शोधन से, क्रूड ऑयल के शोधन से, के शोधन से मतलब शोध हुआ, उसको रसायन से, रसायन विज्ञान के माध्यम से कच्चे तेल में शोध हुआ, शोधन से पेट्रोल बनता है। कच्चे तेल क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, डीजल बनता है, वैसलीन, वैसलीन, वैसलीन जो ठोआ पर नहीं लगाते हैं आप लोग मुंह पर, वह वैसलीनवा, वही वैसलीन बनता है, वही कच्चे ऑयल से। तो मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि मानव आदमी, मानव आज के युग में बहुत शौकीन हो गया है, वह अपने ओठ को फटने के लिए वैसलीन लगाता है, बताइए वैसलीन किससे बनता है? तो उसमें लिख देगा मोम से, अन्य प्रकार के 4 प्रकार के रसायनों से, 2 प्रकार के रसायनों से, 3 प्रकार के रसायनों से, क्राउड ऑयल से, क्रूड ऑयल से। तो आप नहीं जानिएगा तो आप फेरा में पड़िएगा कि नहीं पड़िएगा। इसलिए कच्चे तेल से वैसलीन भी बनता है, इसका बेस यही है रसायन का। तो ये सब बातें हैं, तो रसायन विज्ञान का इसलिए महत्व है आपका। और जो है रसायन विज्ञान ना होता तो आप इतने बढ़िया भी न दिखते, आप भी वही बानर होते जो BC के 150 वर्ष पूर्व, मानो 1,50,000 वर्ष पूर्व जो बंदर थे, वही बंदर आप रहते। अब नया है तो वर्ण जाति धर्म का जन्म हुआ है, पहले तो वही बंदर थे। जब भौतिक रसायन का जन्म नहीं हुआ है तो आप वही बंदर न थे। तो उस बंदर को सही बनाने में इन सब की भूमिका है। आइए आगे चलते हैं, थोड़ा और आपको बता दें, थोड़ा सा और बता दें आपको रसायन विज्ञान का महत्व विस्तार के क्षेत्र में। सुरक्षा एवं युद्ध, सुरक्षा एवं युद्ध, सुरक्षा एवं युद्ध, सेफ्टी एंड वार, सेफ्टी एंड वार, सेफ्टी एंड वार, सुरक्षा एवं युद्ध। तो विभिन्न प्रकार के विस्फोटक, विभिन्न प्रकार के विस्फोटक, विभिन्न प्रकार के विस्फोटक या विस्फोटकों के निर्माण से, विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों के निर्माण से शांति काल में सुरक्षा, शांति काल में सुरक्षा, शांति काल में सुरक्षा, व्यवस्था सुदृढ़ रखने में, सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने में, सुदृढ़ रखने में, सुदृढ़ रखने में, युद्ध के दौरान, युद्ध के दौरान, युद्ध के दौरान शक्तिशाली प्रतिरोध में, शक्तिशाली, शक्तिशाली
प्रतिरोध में शक्तिशाली प्रतिरोध में सहायता मिली है। प्रतिरोध में सहायता मिली है। उदाहरण एग्जाम्पल में आ जाइए। ट्राइनाइट्रोटॉलुइन टॉलुइन इसका शॉर्ट फॉर्म है TNT। अगर पूछ दे TNT माने क्या होता है, TNT क्या है, इस पर 4 लाइन लिखिए। तो यही है ट्राइनाइट्रोटॉलुइन। TNT का मतलब हुआ ट्राइनाइट्रोटॉलुइन। आगे आइए, नाइट्रोग्लिसरीन। TNT को लिखिए ट्राइनाइट्रोटॉलुइन और उसके बाद लिखिए नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन NITROGLYCERIN नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट डायनामाइट आदि। इस युद्ध में नाइट्रोग्लिसरीन और डायनामाइट या TNT ट्राइनाइट्रोटॉलुइन ये सब ऐसे रासायनिक हथियार हैं जो अगर बन जाए तो युद्ध में आप किसी को, एक देश दूसरे देश को फेंक करके उनको सैनिकों को जो है हरा देगा। इसलिए रसायन विज्ञान का महत्व नहीं है। तो मानव स्वार्थी हो गया। जब राज्य और सरकार का निर्माण हो गया, पहले तो राज्य सरकार थी नहीं, जब राज्य सरकार अपने अस्तित्व में आ गई तो प्रत्येक लोग अपना घेरा बना के कहा यहाँ तक मेरा है, वही शांति खतरे पड़ जाती है। वही रसायन विज्ञान की भूमिका आ जाती है। जिस देश में रसायन शास्त्री अच्छे होंगे वो नाइट्रोग्लिसरीन और TNT और डायनामाइट के प्रयोग से सेना को सुपुर्द करेंगे और सेना प्रतिरोधी देशों को जो है डरा धमका के अपने जमीनों को, अपने देश के नागरिकों को सुरक्षा रखेगी। यही तो है रसायन विज्ञान का महत्व। ठीक है, तो रसायन विज्ञान का महत्व और विस्तार के विषय में आपको बता दिए। तो आपको हमने भौतिक विज्ञान बता दिए, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं बता दिए, भौतिक विज्ञान कितने प्रकार का होता बता दिए, भौतिक विज्ञान के क्या इंपॉर्टेंस है बता दिए, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान कितने प्रकार का होता है बता दिए, रसायन विज्ञान के कितने जो है इंपॉर्टेंस और कितना विस्तार इसको बता दिए। आप हमारे वीडियो को पढ़िएगा तो इसमें से आपको स्वतः सवाल उभर के सामने आएंगे। तो ये रसायन विज्ञान की देन है। अब हम आपको पहला टॉपिक साइंस में जो है जीव विज्ञान, ये मेरा अगला वीडियो बनेगा। जीव विज्ञान बायोलॉजी पर प्रकाश डालेंगे अगला वीडियो। इसलिए आज यहीं पर हम अपने वीडियो को खत्म करते हैं।
मेरे इस परिश्रम का फल जरूर लीजिए। यह आईएससी और बीएससी, बीए, एमए और आईएएस की तैयारी करने वाले कोई भी बच्चे पढ़ सकते हैं। इसमें कोई नहीं है कि नहीं, जो जितना इसमें गेन कर ले। आईएएस, बीएससी, बीए, एमए, आईएएस की तैयारी करने वाले सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। तो कल मेरा वीडियो बनेगा जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, जीव कितने प्रकार के होते हैं और जीव विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं, जीव विज्ञान की क्या महत्ता है। चलिए अब इसी तरह का वीडियो बंद करते हैं। मेरा वीडियो पढ़िए, लिखिए और याद करिए, और तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा कि जो मैं आपको कोई वीडियो दूं तो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।